हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है दी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। ये जो टॉपिक है इसके थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उससे कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ये कैलकुलेशन हम इस पर्टिकुलर पाथवे के थ्रू समझने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में ही हम हर एक पाथवे से कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स बने, कितने NADH बने, कितने FADH2 बने और टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने बने, ये चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले थ्योरेटिकल चीजें देखेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन देखने वाले हैं। सो इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड। जो हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, तो उससे कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, ठीक है। बट इन रियलिटी की अगर हम बात करें, वास्तविकता की बात करें, दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज। अगर यदि हम रियलिटी की बात करें तो ये जो कैलकुलेशन है ये एक सिर्फ और सिर्फ ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। दीज कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो ये जो कैलकुलेशन है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो उससे कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल बने, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अजम्पशंस जो है वो क्या है, वन बाय वन इनको देखते हैं। तो यहां पर है फर्स्ट अजम्पशन, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। अब ये जो अजम्पशंस थे उनमें से फर्स्ट अजम्पशंस जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो पाथवे चल रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस के बाद TCA साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या है, ये पाथवे जो है वो सीक्वेंशियली ऑर्डरली बेसिस पर चले, ठीक है, एक के बाद एक चले। और पाथवे में क्या होना चाहिए कि एक सबस्ट्रेट जो है वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट को भी बनाता हुआ चले। ये फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया है, दी NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था तो वहां पर देखा था कि NADH जो है वो फॉर्म हुआ, उसका वो सिंथेसाइज्ड हुआ। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू साइटोप्लाज्म में जो NADH सिंथेसाइज्ड हुआ तो उसको साइटोप्लाज्म से कहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये सारे के सारे प्रोसेस हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर पाथवे नहीं देखे हैं तो वो पाथवे भी जरूर देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यदि कोई टॉपिक नहीं देखा है और उसके आगे वाला देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चीज समझ में आने वाली नहीं है। थर्ड अजम्पशन क्या है, नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। थर्ड अजम्पशन जो है उसमें बता दिया गया कि किसी भी पाथवे में जो इंटरमीडिएट बनते हैं तो वो किसी दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए यूटिलाइज ना किए जाएं। फोर्थ वन इज one glucose is being respired, no other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary stage। सिर्फ ग्लूकोज का ही रेस्पिरेशन होना चाहिए, कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट पाथवे में एंटर ना करे किसी भी इंटरमीडिएरी स्टेज पर। दैट मीन्स कि कोई दूसरा पाथवे चल रहा है और उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो वो जो इंटरमीडिएरी स्टेज है उसमें कोई अदर कंपाउंड, अदर सबस्ट्रेट जो है वो एंटर नहीं कर सकता है। ये कुछ अजम्पशंस थे जिसके बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हुआ। तो आई होप कि ये सारे के सारे अजम्पशंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे बात क्या की गई है ये भी हम देख लेते हैं। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। अगर यदि हम लिविंग सिस्टम की बात करें तो इस तरीके के अजम्पशंस जो हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो ये बताया गया कि जो लिविंग सिस्टम है अब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई पहले ग्लाइकोलिसिस पाथवे हुआ, फिर उसके बाद TCA साइकिल रन होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। ये जो पाथवे हैं, ठीक है, ये जो फंक्शन कर रहे हैं सारे के सारे प्रोसेस, ये क्या है, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। दैट मीन्स कि एक साथ चल रहे होते, एक दूसरे के बाद में नहीं हो रहा होता है। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी। सबस्ट्रेट जो है वो पाथवे में एंटर कर सकता है किसी भी पॉइंट पर, और जब अगर यदि उसकी जरूरत हो तो पाथवे से उसको किसी भी स्टेज से उसको विड्रॉ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है जब उसकी नीड हो, जब उसकी जरूरत हो।
एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। साथ ही साथ एटीपी जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर यदि उसकी कभी जरूरत पड़ी, जरूरी हुआ उसको निकालना, उसको यूज करना, तो उसको यूटिलाइज भी किया जा सकता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन्स। जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा एक्स एंजाइम की हेल्प से, तो ये जो एंजाइमेटिक रेट है इनको मल्टीपल मीन्स जो है उससे कंट्रोल किया जाता है। येट इट इज यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू एप्रिशिएट द ब्यूटी एंड efficiency of the living system in extraction and storing energy। बट ये जो एक्सरसाइज है, थ्योरेटिकल जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी ब्यूटी और इसकी जो एफिशिएंसी है लिविंग सिस्टम में, कि कैसे लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो जो लिविंग सिस्टम की ये जो ब्यूटी है, ये जो एफिशिएंसी है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। हेंस देयर कैन बी अ नेट गेन ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो उससे टोटल 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स का नेट गेन होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक में ये जो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स की यहां पर बात की गई है, वहां पर बताया गया है टोटल 38 मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी के, उसका नेट गेन होता है। अब ये जो 38 मॉलिक्यूल्स की बात होती है एटीपी के, इसमें बच्चे जो है वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा कि किसी बुक में 36 है, किसी बुक में 38 है। गलत इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, दोनों ही चीजें जो हैं वो करेक्ट है। अब करेक्ट कैसे हैं ये हम कैलकुलेशन के थ्रू देखने वाले हैं। उसके अलावा थोड़ा सा हम फर्मेंटेशन और एरोबिक जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको बीच में भी कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन ही करने वाले हैं। सो नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर यदि हम फर्मेंटेशन की बात करें, अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज का पार्शियल रादर देन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज कंप्लीटली डिग्रेड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन फर्मेंटेशन, देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो डिग्रेड हो रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें बहुत सारे मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर जनरेटेड। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट होते हैं। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NAD पॉजिटिव रादर स्लोली इन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ये जो NADH बना था इसका जब ऑक्सीडेशन होना होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, तो ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इन केस ऑफ फर्मेंटेशन। बट अगर यदि इस रिएक्शन की हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा विग्रस होती है, बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही तेजी से हो जाती है। तो ये था कुछ कंपैरिजन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अब हम चलते हैं कि जो कैलकुलेशन है कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल NADH FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ एरोबिक रेस्पिरेशन में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इन हर एक प्रोसेस में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, कितने NADH FADH2 जो है उसका फॉर्मेशन हुआ और टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बने, ये कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। सो चलते हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है, एक कॉलम जो है वो बना लेना है प्रोसेस का, उसमें लिख देना है कि कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा कॉलम जो है वो बनाना है कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स उस प्रोसेस से बने, साथ ही साथ कितने NADH और FADH2 बना, और फिर टोटल एटीपी कितने हो गए उस प्रोसेस से। सो फर्स्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस का जब हमने पाथवे पढ़ा था तो 7 नंबर स्टेप जो था और 10 नंबर जो स्टेप था, ठीक है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं, वहां पर हमने देखा था कि एक एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। सो ग्लाइकोलिसिस में टोटल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, साथ ही साथ 2 NADH मॉलिक्यूल जो है इसका भी फॉर्मेशन हुआ था। अब ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है उससे टोटल कितना हो गया, 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो बने। अब 8 एटीपी मॉलिक्यूल कैसे बने, क्योंकि 2 एटीपी मॉलिक्यूल तो ये हो गए, साथ ही साथ जो एक NADH2 मॉलिक्यूल होता है वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर
बराबर होता है। तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 जा 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स इससे मिलेंगे और 2 एटीपी मॉलिक्यूल ये हो गए। सो टोटल एटीपी कितने हो जाते हैं? 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। सो आई होप कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे से टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। ये कैसे मिल रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता, साथ ही साथ 2 NADH2 जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वहां पर जाना होगा कि इसमें क्या हो रहा था, पाइरुविक एसिड जो है वो किसमें एसिटाइल को एंजाइम जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा था, साथ ही साथ एक NADH2 जो है वो भी हमने देखा था इस तरीके से बन रहा था। तो ये जो इक्वेशन दी गई है एरोबिक रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है वहां पर ये एक ग्लूकोज एक पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है उसका कन्वर्जन दिखाया गया है उस रिएक्शन में। लेकिन हम जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए करेंगे? 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो पाथवे है वहां पर हम ऑलरेडी ये पढ़कर आ रहे हैं कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है तो उससे 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स जो है उसका फॉर्मेशन होता है। अब ये जो पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो रिएक्शन हमें दी हुई है वो एक पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए दी गई है, जिसमें क्या हुआ, एक एसिटाइल कोएंजाइम बना और एक NADH दिखा दिया। तो जब हमारे पास 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो फिर हमें ये चीज डबल करनी पड़ेगी। सो इस तरीके से 2 NADH2 मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। अब 2 NADH2 बन रहे हैं, एक NADH2 जो है वो 3 ATP मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो यहां पर कितना हो गया? टोटल 6 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें मिल गए एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। अब हम बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो वाला जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है इससे। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है उसमें भी हमने जब पढ़ा था तो वहां पर हम एक एसिटाइल कोएंजाइम जो है उसको लेकर पूरी साइकिल पढ़ रहे थे। लेकिन ये जो साइकिल है वो 2 बार रन होगी, क्योंकि 2 पाइरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे तो उसके लिए 2 बार साइकिल जो है वो रन होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि जहां पर हमने स्टेप में पढ़ा था कि एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो भी बन रहा है, 3 स्टेप्स में NADH2 का फॉर्मेशन होता है, एक स्टेप ऐसा होता है जहां पर FADH2 बनता है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन किसके रेफरेंस में थी? एक एसिटाइल कोएंजाइम जब एंटर कर रहा है TCA साइकिल में। तो जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम रन करेंगे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कंपाउंड जो है क्या हो जाएंगे? ये भी डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, साथ ही साथ 3 NADH2 एंड 1 FADH2। ये एक साइकिल की बात की गई है। इसको जब 2 साइकिल की बात की जाएगी तो इससे 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए? 6 NADH2 एंड 2 FADH2 हो गए। अब 6 NADH2 है तो इससे हमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हुए। एक NADH2 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाता है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 2 इंटू 2 4 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए FADH2 के, ये हो गया। अब ये 2 ATP यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है तो 2 ATP ये हो गए, साथ ही साथ NADH2 से 18 ATP मिल गए, FADH2 जो है उससे 4 ATP मॉलिक्यूल्स मिल गए। ये कितना हो जाता है? टोटल हो जाता है 24 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम TCA साइकिल। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? टोटल करते हैं। तो टोटल करने जब बैठेंगे कि 24 मॉलिक्यूल्स तो हो गए हमारे TCA साइकिल के, 8 ATP मॉलिक्यूल हमने यहां पर ले लिया ग्लाइकोलिसिस से, 6 ATP मॉलिक्यूल जो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से मिल रहे थे ये ले लिए। जब इन तीनों प्रोसेस के ATP मॉलिक्यूल्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 38 ATP मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर बात आती है कि मैम जो 36 ATP मॉलिक्यूल्स की बात की जाती है तो वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है कि ये जो NADH2 बनता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में NADH2 जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो NADH2 बनता है कहां पर बनता है भाई? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म में। अब इसको साइटोप्लाज्म से हमें भेजना है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के भी इनर मेम्ब्रेन जो है वहां पर। जब इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। सो इस तरीके से क्या होता है कि 38 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने पर, ट्रांसपोर्ट करने पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर कहा जाता है कि टोटल 36 ATP मॉलिक्यूल्स जो है उसका नेट गेन हुआ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। सो आई होप कि ये जो ATP की कैलकुलेशन है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। और मेरी यहां पर एक ही एडवाइस होगी कि इस कैलकुलेशन को समझने से पहले सबसे पहले आप ग्लाइकोलिसिस पाथवे को अच्छे से समझें, एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे
पाथवे को अच्छे से समझे, TCA साइकिल का जो पाथवे है इसको अच्छे से समझे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको अच्छे से समझे। जब ये सारे पाथवे अच्छे से समझ में आ जाएंगे और हर एक पॉइंट पर ये पता होगा कि कौन से पॉइंट पर ATP यूटिलाइजेशन हो रहा है, कौन से पॉइंट पर इसकी सिंथेसिस हो रही है, कहाँ पर NADH2 बन रहा है, कहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर FADH2 बन रहा है, कहाँ इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे पाथवेज के थ्रू, तो ये जो कैलकुलेशन है ये अपने आप खुद भी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि मेरे थ्रू जो पाथवेज पढ़ाए गए, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन अगर यदि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।